सर्वेभ्यो नमो नमः। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रेयर एजुकेशन में। देखिए दोस्तों, इसी व्याकरण शास्त्र की जो क्लासेज की श्रृंखला में मैंने गत क्लास में आपको बताया था कि हल संधि में वर्णों का किस प्रकार से विधान किया गया है और किस प्रकार से व्यंजनों के द्वारा वर्णों की उत्पत्ति, वो शब्दों की उत्पत्ति की गई है। तो जिसी प्रकार से विसर्ग संधि जो है वो सामान्यतः क्या है और किस प्रकार से इसमें सूत्र के द्वारा किस प्रकार से व्यवस्था की गई है व्याकरण शास्त्र में, उसके ऊपर अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैंने आपको गत क्लास में भी कहा था कि ये जो क्लासेज जो हैं वो नितांत जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के सिलेबस में जो दिए गए हैं सूत्र, उन सूत्रों के ऊपर विशेष डिस्कशन मैं करूंगा। तो सामान्यतः सूत्र अगर आप देखिए फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या सामान्यतः कोई सी भी प्रकार का टीचिंग एग्जाम हो, उसमें सभी में अगर ये क्लासेज आपको डायरेक्ट अगर आपको समझ में आ रही है तो आपका स्तर जो है वास्तव में बहुत अच्छा है। और अगर आप ज़्यादा भी नहीं है तो अगर ये क्लासेज भी अगर ढंग से देख लोगे ना तो संधि कहीं से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, संज्ञा प्रकरण कहीं से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, व्याकरण और साहित्य में डालूंगा वो भी क्या नाम से कहीं से भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए और आपको जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में जो एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं किस प्रकार से क्वेश्चन संधि में बनते हैं तो उसको भी आप देख सकते हैं। अपने प्लेलिस्ट में जाइए ओल्ड क्वेश्चन पेपर, उसमें आप उनका भी एनालाइज कर सकते हैं कि सेकंड ग्रेड में किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं गत एग्जाम्स में, फर्स्ट ग्रेड में किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए, अब बात करेंगे विसर्ग संधि की। सामान्यतः विसर्ग संधि में अपने सिलेबस में ये 9 सूत्र दे रखे हैं और 9 सूत्र की भी अगर केवल सेकंड ग्रेड की बात करें तो सेकंड ग्रेड में केवल ये सूत्र है, केवल मात्र 7 सूत्र दे रखे हैं। ठीक है, ये 7 सूत्र केवल सेकंड ग्रेड में लगते हैं और ये 2 सूत्र एक्स्ट्रा जो है वो केवल फर्स्ट ग्रेड में लगते हैं, सेकंड ग्रेड में नहीं लगते। और फर्स्ट ग्रेड में तो सारे एज इट इज ये लग रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड में टोटल ये पूरे लग रहे हैं। सेकंड ग्रेड में केवल 2 सूत्र जो है वो कम है, केवल ये भूभुगो गो पूर्व सिधीर युवसी एतदौ सुलोपो अकौर नय समासे हली। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट सूत्र है ससुसोरुहु खरवसानियो विसर्जनीय है, विसर्जनीय से सह अतोरोर प्लुताद प्लुते हंसी च रोरी ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोण भोभगो अगो अपूर्वस्य योवसी एतदौ सुलोपो अकोर नय समासे हली। तो सामान्यतः है इन सूत्रों की हम बात करते हैं कि आगे किस प्रकार से विधान किए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, आगे हैं सर्वप्रथम जो सूत्र है वो है ससुसोरु। देखिए ससुजोरु सूत्र की अगर बात करें तो ससुजोरु जो सूत्र है वो ये बोलता है कि पद के अंत में पदांत में स्थित स तथा सजूस के स को रुत्व हो जाता है कि जो पद के अंत में अगर कोई भी कहीं पे भी स दिखेगा और सजूस जो है ना, सजूस शब्द, उस सजूस शब्द के जो स है ना, ये मूर्धन्य स, इसकी जो है उसको रुत्व हो जाएगा और रू जो बचेगा ना, रू, उस रू को क्या नाम से रू में जो ऊ है ना, उस ऊ की इत संज्ञा होकर केवल र बचेगा। ठीक है, तो सजूस सामान्यतः ये बोलता है कि पद के अंत में स्थित जो स है और सजूस के शब्द के जो स है ना उसको रुत्व हो जाएगा और रुत्व जो है उसकी इत संज्ञा होके केवल र बचेगा। ठीक है, ये केवल ससुजोरु सूत्र बोलता है। अब देखिए नेक्स्ट सूत्र जो आता है यहाँ पे वो आता है खरवसानियो विसर्जनीय है। खरवसानियो विसर्जनीय जो सूत्र है वो ये बोलता है कि स के स्थान पर रुत्व के र के स्थान पर विसर्ग हो जाता है। ठीक है, स के स्थान पर हुए रुत्व के र के स्थान पर विसर्ग हो जाता है, या तो खर प्रत्याहार वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और से परे रहे या फिर अवसान रहे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ससुस्वरूप बोल रहा है कि स और सजु शब्द के जो स है ना, मूर्धन्य स, इसको रू आदेश हो जाएगा और रू का अनुबंध लोप होकर र बचेगा। ठीक है, और ये खरवसानियो विसर्जनीय बोलता है कि स के स्थान पर हुए जो रुत्व कार्य जो हुआ था ना, उस रुत्व कार्य के र के स्थान पर क्या करेगा, ये विसर्ग कर देता है ना, या तो विसर्ग हो जाता है। कब होता है, जब खरत प्रत्याहार परे रहे या फिर अवसान रहे। तो अवसान के बारे में मैंने बताया है कि विरामो अवसानम कि विरामो अवसान जहां पे विराम किया जाता है या विराम होता है वो जहां पे उसकी अवसान संज्ञा होती है। सामान्यतः यहाँ पे र है। ठीक है, र को क्या नाम से, और अगर प्लस के आगे खर प्रत्याहार या अवसान है तो फिर क्या नाम से यहाँ पे
विसर्ग उसका रे का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए विष्णु प्लस त्राता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, विष्णु प्लस त्राता में विष्णु श है, श को यहाँ पे रू हुआ और इत संज्ञा होकर रे बचा। ठीक है, विष्णु प्लस त्राता बना और फिर क्या नाम से श को क्या नाम से विसर्ग हुआ था, विष्णु त्राता बना। नमस प्लस थे और नम्र प्लस थे में नमस प्लस स को क्या नाम से सजु शुरू से स को रू हुआ, तो स को रू करके इत संज्ञा करके रे बचा, नम्र प्लस थे हो गया, यहाँ पे ऋतु हुआ है। और फिर क्या नाम से आगे चल के यहाँ पे रे जो है ना, इस रे को क्या नाम से विसर्ग हो गया खरवसानियों विसर्जन से, तो यहाँ पे विसर्ग होने के बाद में नमहते बना। तो सामान्यतः इस प्रकार से खरवसानियों विसर्जनीय से इस सूत्र की व्याख्या है। अब आगे चलिए नेक्स्ट सूत्र है विसर्जनीय से। तो ये बोलता है कि विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है, हर प्रत्याहार परे रहते हैं। कि सामान्य जो विसर्ग होता है ना, अब मैंने क्या कहा कि सबसे पहले स को रू हुआ, फिर ये जो रे है ना, इस रे को विसर्ग हुआ, लेकिन ये ऐसे बोल रहा है विसर्ग से, नहीं भाई साहब, विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। अब ये जो विसर्ग है ना, इसके स्थान पर वापस स हो जाता है, कब, जब खर प्रत्याहार आगे परे रहे तो। अब देखो आप एग्जाम्पल में देखिए, विष्णु प्लस त्राता। अब देखो यहाँ पे विष्णु प्लस त्राता, अब विष्णु त्राता में यहाँ पे रुत्व करेंगे तो क्या बचेगा, स को रू हुआ तो विष्णु त्राता, और फिर क्या नाम से रे को विसर्ग करेंगे तो विष्णु त्राता, और फिर यहाँ पे वापस से जो विसर्ग है उसको विसर्जने से क्या नाम से सकार करेंगे तो विष्णु त्राता। यहाँ पे त्रय है, वर्ग का पहला दूसरा स है, तो वर्ग का पहला दूसरा ये त्रय आ गया। तो इसी प्रकार से नियम और कंडीशन के अनुसार यहाँ पे विसर्ग का स हुआ है। नमस प्लस तय में स को सर्वप्रथम क्या हुआ, ऋत्व हुआ, और ऋत्व कार्य करने के बाद में रे बना। रे बनने के बाद में रे को क्या नाम से विसर्जनीय, ये खरवसानियों विसर्जनीय से यहाँ पे रे को विसर्ग हुआ, और विसर्ग के स्थान पर विसर्जने से वापस से विसर्ग को स हुआ। हरिस प्लस त्रायते में स को रे और रे को वापस विसर्ग, और विसर्ग के बाद में वापस से हरिस त्रायते। रामस प्लस त्राता, रामर त्राता, राम है त्राता और रामस त्राता। धनुष प्लस टंकार है में धनुर टंकार है, धनु टंकार है और धनुष टंकार है। तो इसी प्रकार से ये जो तीन सूत्र है इनका विस्तृत जो है बराबर लगातार अध्ययन किया जाता है, और इनका लगातार आपस में ये विधान है। अब देखिए आगे उत्व संधि के बारे में बात करेंगे, तो सूत्र है अतोरोर प्लुताद प्लुते है, अतोरोर प्लुताद प्लुते है, कि जो रस्व आकार के बाद स्थित जो रुत्व के र के स्थान पर उ हो जाता है, यदि र के आगे भी रस्व आकार हो तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर पूर्व में तो रस्व ए है, उसके बाद में रा जाए रुत्व का, वो भी सजु से जो सजु सूत्र अपन पढ़ के आए हैं, सजु सूत्र से जो रू आए, उस रू के अंदर जो है ना ऊ की संज्ञा करके र बचा है, उस सस्व से परिवर्तित जो रह है वो रह हो, और उसके आगे रस्व ए है, पूर्व में भी रस्व ए और पदांत में भी रस्व ए है, और बीच में अगर र है तो उस रह को क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। अब आगे देखिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहाँ पे शिवस प्लस अर्चे हैं, तो यहाँ पे शिवस प्लस अर्चे में यहाँ पे स को रुत्व होएगा, तो यहाँ पे रुत्व प्रक्रिया चली, तो स को रू हुआ, तो यहाँ पे शिवर प्लस अर्चे बना। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे शिव प्लस ऊ बना, शिव प्लस ऊ बना, क्यों बना, क्योंकि रे को ऊ कर दिया किसने, इसने अतर और प्लुतात प्लुते ने, और इसने अतर और प्लुतात प्लुते ने यहाँ पे रे को ऊ कर दिया, तो क्या बना, शिव ऊ अर्चे है। और यहाँ पे आगे जो है वो शिवो अर्चे बना, वो कब बना, जब क्या नाम से ये शिवो अर्चे कब बना, जब पांचवा वर्ण यहाँ पे किया गया। अब देखो आगे सामान्यतः हम बात करें इसकी व्यवस्था की, तो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है कस प्लस अयम। कस प्लस अयम में आगे जो है स को रू करेंगे तो क्या बनेगा, कर प्लस अयम। फिर यहाँ पे रे को क्या नाम से अतुर और प्लुदात प्लुद से रे को ऊ कर देंगे तो क प्लस, अब यहाँ पे रस्व ए है, क में भी ए रस्व है ए है, तो यहाँ पे व्यवस्था पूरी फॉलो हो गई, तो यहाँ पे ऊ हो जाएगा। और ऊ करने के बाद में यहाँ पे क्या बना, क प्लस ऊ प्लस अयम। और आगे अगर क्या नाम से ऊ को यहाँ पे उत्व करेंगे तो को अयम बनेगा, यहाँ पे उत्व हुआ है तो को अयम बन गया। और यहाँ पे को अयम जब बना, जब क्या नाम से यहाँ पे
निष्पन्न जो रूप है वो कोयम बनेगा। तो इसी प्रकार से ये जो एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट जो सूत्र है वो है हंसी। अब देखिए हंसीचा है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र है। ह्रस्व आकार के बाद स्थित रुत्व के रे को उ हो जाता है, हंस प्रत्याहार के वर्णों के परे रहते। अब देखिए यहाँ पे पहले क्या आया था, अतुर और प्लुतात् प्लुत। अतुर और प्लुतात् प्लुत बोल रहा था कि जो से को रू किया ना आपने, उस रे को अगर आगे ह्रस्व ए है, आगे भी ह्रस्व रे है, तो यार रे है ना, इसको क्या आदेश हो जाएगा, उ आदेश हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो ये ह्रस्व आकार के बाद, अगर ह्रस्व आकार पहले है हंसी से, और उसके बाद में स्थित रुत्व का जो उ है ना, उस उ को रे, रुत्व के जो रे हुआ ना, रे को उ हो जाता है जब आगे हस प्रत्याहार परे हो तो देखिए यहाँ पे रामर्स प्लस हंसती रामर हंसती, राम प्लस उ हंसती रामो हंसती। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये कि जो रामस प्लस हंसती है यहाँ पे मूल रूप है। अब इसमें स में रुत्व हुआ तो रामर प्लस हंसती बन गया, रुत्व के बाद में उत हुआ तो राम प्लस उ प्लस हस्ती बन गया, और गुण करने के बाद में निष्पन्न रूप जो बना वो रामो हस्ती। तो यहाँ पे गुण संधि हुई है। नेक्स्ट है मनस प्लस रहता में स को रू हुआ तो मनर प्लस रहता हुआ, ठीक है। और यहाँ पे हंसी से मन को उ हुआ, मन प्लस उ। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे अतुर और प्लुतात् प्लुत सूत्र जो है वो भी उत्व करता है, लेकिन यहाँ पे उसकी कंडीशन ये थी कि पूर्व में तो आकार हो और बीच में र हो और आगे भी क्या नाम से ह्रस्व आकार हो, तो ही क्या नाम से वो उत्व करेगा। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आगे स्वर नहीं है, ए नहीं है, इसलिए क्या नाम से यहाँ पे हंसी से सूत्र काम करेगा। अब देखिए आगे नेक्स्ट है शिवस प्लस वंदय। रुत्व करेंगे तो क्या नाम से शिवर वंदय हो जाएगा, और रुत्व के बाद में उत्व करेंगे तो शिव उ वंदय हो जाएगा, और यहाँ पे गुण करने के बाद में शिव वंदय बन जाएगा। सूर्यस प्लस भाती में से को रू करेंगे तो सूर्य भाती बन जाएगा, उत्व करेंगे तो सूर्य प्लस उ भाती बन जाएगा, वो सूर्य भाती बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सूत्र की हम बात करेंगे तो यहाँ पे रोरी सूत्र आ रहा है। देखिए रोरी सूत्र जो बोलता है वो बोलता है रे का लोप करता है, और सामान्यतः बोलता है कि रेप के बाद रेप रहने पर पूर्व रेप का लोप हो जाता है। सामान्यतः रे है, ये रे है, तो पूर्व रे का यहाँ पे लोप जो है वो ये सूत्र रोरी सूत्र जो है वो कर देता है। अब सामान्यतः इसकी बात करें तो पुनर प्लस रमते हैं, तो यहाँ पे भी रह है, यहाँ पे भी रह है, तो ये बोल रहा है कि रेप अगर आगे भी रेफ हो, वो पहले भी रेफ हो, तो ये पूर्व वाला जो रेफ है ना, इसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, और रूप बनेगा पुनर्रमते। अंतरराष्ट्रीय में रे का लोप हुआ तो अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। तो इसी प्रकार से जैसे गुरुर राजते, गुरुर प्लस राजते, तो गुरुर राजते में भी रे का लेप हुआ और गुरु राजते हो गया, ठीक है। शंभुर राजते में भी शंभु राजते हो गया, गुरुर रुग्ण है में भी गुरु रुग्ण हो गया, नीर प्लस रस में भी रे का लोप और नीरस हो गया, नीरस हो गया। तो इसी प्रकार से ये रोरी जो सूत्र है वो काम करता है। अब देखिए नेक्स्ट सूत्र ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अण है। ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो बोलता है, ये अण को दीर्घ करता है। अब देखिए यहाँ पे ड या रे का लोप होने पर उससे पूर्व में स्थित अण जो है ना ए ई उ से दीर्घ हो जाता है। अभी सामान्यतः आगे वाला जो पूर्व में सूत्र अपन ने पढ़ा वो है रोरी, ये बोलता है कि रे और रे में जो पूर्व रे इसका लोप हो जाता है, लेकिन ये बोलता है कि जो रे है ना, इस रे का लोप होने पर उससे जो पूर्व में स्थित अण है ना ए ई उ अण है, अण से जो है ना वो दीर्घ हो जाता है। अब जैसे पुनर्रमते हैं, तो पुनर्रमते में अपन ने रूप क्या बनाया था, यहाँ पे पुनर्रमते आया था तो पुनर्रमते हो गया, और पुनर्रमते के अंदर यहाँ पे क्या हुआ, पुनर्रमते, ये दीर्घ हो गया, और न, ये जो न में जो ए है ये दीर्घ होने के बाद में पुनर्रमते हो गया। अंतरराष्ट्रीय जो है, अंतरराष्ट्रीय में अंतरराष्ट्रीय, हरित प्लस रम्य में हरि रम्य है। तो ड्रलोपे पूर्व से दीर्घ बोलता है कि ड और रे का लोप होने पर उससे पूर्व में स्थित अण जो है उससे दीर्घ जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट सूत्र है हो भगो अघो अपूर्वस्य यो असी। ये दोस्तों फर्स्ट ग्रेड में लगता है, और ये फर्स्ट ग्रेड में अध्ययन करने के लिए हाँ है। देखिए भो भगो अघो पूर्वस्य यो असी जो सूत्र बोलता है कि जो भो भगो अघो शब्द जो है, शब्द के बाद स्थित जो रुत्व के रे को तथा आ के बाद स्थित रुत्व रे को यह हो जाता है। अस्वर्णों स्वर के तीसरा चौथा पांचवा हय वर अलग के परे रहते। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है
देवास प्लस ई। देवास प्लस ई में इस देवास प्लस ईह में सबसे पहले रुत्व करेंगे तो देवार प्लस ई है, ठीक है। और फिर उसके बाद में यहाँ पे देवाय प्लस ई है, निष्पन्न रूप जो है वो बनेगा। सामान्यतः ये सूत्र जो काम कर रहा है ना, वो मैं समझा दूं कि जो भो भो भगो और अघो शब्द है ना, ये तीन शब्द के बाद जो रुत्व के रेको तथा ए के बाद स्थित जो रुत्व रेको जो है ना, ये हो जाता है साहब। ये जो रे है ना, इसको ये होगा साहब जब अस्वर्ण जो है ना वो आगे हो। तो अब अस्वर्ण मतलब स्वर हो गए पूरे और तीन चार, तो यहाँ पे अस्वर्ण में यहाँ पे स्वर है, तो यहाँ पे भी स्वर है, तो यहाँ पे क्या नाम से ये रेको या आदेश कर देगा प्रलोभे पूर्वस्य दीर्घो आना है। तो ये दीर्घ करेगा, और दीर्घ कब करेगा, ये पूर्व में आकार को दीर्घ कर देगा। अब एक यहाँ पे नोट आता है, यहाँ पे ये बोलता है कि सामान्यतः जो लोपह साकल्य से जो एक यहाँ पे सूत्र दे रखा है, लोपह साकल्य से जो सूत्र जो है वो ये बोलता है कि भो भगो सूत्र द्वारा हुए ये का जो ये का स्वरों के परे रहते विकल्प से लोप हो जाता है। तो सामान्यतः ये बोल रहा है कि आगे स्वर हो तो ये अगर स्वर होगा तब तो विकल्प से होगा, और अन्य जो होंगे वहां पे नित्य होगा। और हली सर्वेशम ये बोलता है कि यह के आगे व्यंजनों के परे रहते नित्य जो है वो क्या होता है, लोप हो जाता है, ठीक है। तो इस जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, देवास प्लस ई है तो यहाँ पे सैको रुत्व हो गया तो देवार हो गया। अब यहाँ पे स्वर है, स्वर के बाद में सामान्यतः यहाँ पे यह होगा, डेफिनेटली होगा। फिर यहाँ पे देवाय हो गया, देवाय के बाद में यहाँ पे देवा, यहाँ पे दीर्घ हो गया, पे पूर्व से दीर्घ होने से दीर्घ हुआ। दीर्घ किस लिए हुआ, क्योंकि यहाँ पे स्वर है ही। अब यहाँ पे लास्ट में क्या रूप बना, देवा है, और यहाँ पे विकल्प है देवा है। तो ये सामान्यतः इस प्रकार से ये रूप जो है वो निष्पन्न होते हैं। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट है वृक्षस प्लस एदते। तो यहाँ पे से को रू हुआ, रुत्व करेंगे तो वृक्ष प्लस एदते बनेगा। फिर यहाँ पे वही ड्रलोपे पूर्व से दीर्घ से ये सॉरी ये होगा वृक्ष प्लस एदते हो गया, क्योंकि यहाँ पे स्वर आ गया। और यहाँ पे वृक्ष एदते बनेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वृक्ष एदते और वृक्ष एदते, तो यहाँ पे इसी प्रकार से ये रूप जो है वो बनेगा। अघोष प्लस याही, अघोर याही, अगो याही और अगो याही, इसी प्रकार से ये रूप जो है वो निष्पन्न होंगे। अब नेक्स्ट सूत्र है एत तदौ सुलोपो अकोर नए असमासे हली। एतद और तद शब्द के विसर्ग का लोप हो जाता है हल वर्णों के परे रहते, लेकिन जो एतद और तद शब्द में ककार नहीं हो तथा नए समास नहीं हो, ठीक है। तो आगे ये कंडीशन डाल दी। तो अब देखो आगे सामान्यतः ये ऐसे बोल रहा है कि जो एतद और तद शब्द ना, एतद और तद शब्द है, तद शब्द के जो रूप विसर्ग का लोप हो जाता है, तद शब्द के जो रूप बनेंगे ना उनसे विसर्ग का लोप हो जाता है हल वर्णों के प्रेरित। यहाँ बाद में व्यंजन वर्ण हो लेकिन एतद और तद शब्द में ककार नहीं हो तथा नए समास नहीं हो। ककार और नए समास होना नहीं चाहिए, दो चीज नहीं होनी चाहिए, तभी वो समास नहीं हो। अब आगे चलो, एश प्लस विष्णु। तो एश प्लस विष्णु में सामान्यतः ये बोल रहा है कि जो एश है विष्णु है ना, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ककार और नए समास में यहाँ पे एश विष्णु बना और विसर्ग का क्या हुआ, लोप हो गया। एश तदाति में विसर्ग लोप, ठीक है। और वही सह शत्रु शंभु में भी सह शंभु बन गया, विसर्ग से लोप। तो इसी प्रकार से सूत्र अपना एतदौ सुलोपो अकोर नए असमासे, ये जो है सूत्र क्या नाम से अपना विधान जो है अपने संधि प्रकरण में ये अपना विधान विस्तृत तरीके से करता है। देखिए दोस्तों, ये अपन ने विसर्ग संधि पढ़ी है। विसर्ग संधि के बारे में आपको मैं बता दूं कि सामान्यतः विशेष अध्ययन करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल सूत्रार्थ जो है उसको समझना है, सूत्र क्या क्रिया कर रहा है उसको समझना है, और केवल अपने व्यवस्थाओं को देखना है। और यहाँ पे देखो एत दो सुलोपो अकोर नए असमास है ना, ये जैसे ऐसा विष्णु है तो इसमें एस विष्णु तो ये विसर्ग का लोप हो गया, यहाँ पे भी विसर्ग का आगे लोप हुआ है, तो ये सामान्यतः ये एतद और तद शब्दों में जो विसर्ग जो है ना उसका लोप कर देता है जब आगे व्यंजन वर्ण हो, ठीक है। लेकिन ये क्या है कि ककार और नए अगर नए समास या फिर ककार अगर उसमें मिल जाए तो फिर वहां पे क्या नाम से ये विसर्ग का लोप जो है वो सामान्यतः नहीं होता। ये इसकी सूत्र की व्याख्या है और यही इस सूत्र का विधान व्याकरण में दिया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज संपन्न होती है विसर्ग संधि।
और विसर्ग संधि से संबंधित जो भी आपको डाउट है या और कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपनी तैयारी को सुनिश्चित कीजिए। और नेक्स्ट मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।